हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की। आपका गैप एग्जाम, जो ईपीएफओ एग्जाम है उसमें जो गैप का पोर्शन है वो मैं डिस्कस करूंगा और एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लेवल था एग्जाम का, वो गैप सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। इजी से मीडियोकर लेवल था, जिसमें इजी वाली साइड ज्यादा था। हाँ, एक या दो न्यूमेरिकल दे रखे थे उन्होंने, वो भी बहुत मुश्किल वाले नहीं थे, इजी वाले ही थे। तो हम डिस्कस करेंगे। जिसने मेरे सेशंस, एमसीक्यू सेशंस अगर आपने लगाए होंगे, तो जो शुरू वाले क्वेश्चंस थे आपके, वो तो आपने इजीली कर लिए होंगे, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी उन सेशंस में रिगार्डिंग दोस क्वेश्चन। जैसे ये रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे रिलेटेड तो आई थिंक मैंने 3 या 4 सेशंस किए थे, प्रैक्टिस सेशंस। तो ये तो गलत ही नहीं होना चाहिए जिन्होंने अटेंड किया था। ओवरऑल एक्सपेंस 25,000, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस ऑफ 25,000 for the engine of the motor car to get better fuel efficiency is a deferred revenue expenditure, revenue receipt, capital या revenue expenditure। तो ये क्या है? रेगुलर इन नेचर है। ये जो एक्सपेंस है ये तो आपको करवाना पड़ता है ना, रिपेयर्स भी करानी पड़ेगी। आप मशीन चला रहे हो, कभी ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी या कभी रिपेयर करानी पड़ेगी, है ना। तो ओवरहॉलिंग भी कराई इंजन की, क्यों कराई? ताकि मशीन थोड़ी बेटर काम करे। और हम चाहते हैं हमारी मशीनरी जो, तो ये क्या होता है, ये जो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्यों रेवेन्यू होता है? बिकॉज करंट ईयर में ही हम इसको चार्ज करते हैं, चाहे रिपेयर हो, चाहे ओवरहॉलिंग हो, चाहे इस तरह का कोई और खर्चा आपको करना पड़ जाए टू कीप द मशीन रनिंग। तो वो सारे क्या होते हैं? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं। और इससे इस टाइप के क्वेश्चंस ये तो हमने डिस्कस बहुत किए हैं, तो ये तो गलत होना नहीं चाहिए किसी का भी जिन्होंने सेशंस अटेंड किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो रीड करनी थी स्टेटमेंट। जैसे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन कैश में तो किसी को देने नहीं जाते हम। डेप्रिसिएशन तो हम प्रॉफिट में से अलग से जो है वो माइनस कर देते हैं ना। तो वी डोंट गिव, जैसे और एक्सपेंस होते हैं, रेंट होता है, उसको हम कैश में देते हैं, है ना, जो कैश देते हैं या थ्रू चेक देते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ऐसे कोई भी एक्सपेंस होता है उसको हम कैश में देते हैं, बट डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। फिर द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेयर एंड टेयर। ऑब्वियसली नॉर्मल जो वेयर एंड टेयर होती है मशीन की, जब मशीन चलती है तो उसकी वजह से उसकी डेप्रिसिएशन होती है। ये भी आपको मालूम ही होना चाहिए सबको। फिर डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू करेक्ट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। यस, राइट, बिकॉज मशीन की वैल्यू गिरती है, मशीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो आपका प्रॉफिट का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा नहीं। अब बचा ये प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट। हम एसेट को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, एसेट की वैल्यूएशन नहीं करते हैं इसमें। हम तो ये देखते हैं एसेट की वैल्यू कितनी कम होगी नॉर्मली, और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर लेते हैं, और उतना ही पोर्शन प्रोविजन में डाल देते हैं, ताकि फ्यूचर में हमारी जब भी मशीन एक खत्म हो जाए तो दूसरी की लेने के पैसे हमारे पास प्रोविजन में पड़े हों। ठीक है, तो आपका इसका आंसर था बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अ क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर। ठीक है जी, अ क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन। ऐसी भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए थे। तो होपफुली जिन्होंने देखा था उनका राइट हुआ होगा, गलत नहीं हुआ होगा। क्या है, देखो, परचेज की है मशीन की। अब मशीन की परचेज जो होती है वो आपकी परचेज बुक में नहीं जानी चाहिए। परचेज बुक में तो गुड्स की परचेज जाती है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे स्टेशनरी का अगर आपका बिजनेस है, तो स्टेशनरी का बिजनेस है तो बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, पेपर हो गए। अगर आप ये चीज जो है खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज बुक में जाएगा वो, और वो भी उधार पे खरीद रहे हैं, है ना। अब यहां पे कहता है परचेज ऑफ मशीनरी की हमने, मशीनरी एसेट होता है, तो एसेट की जो परचेज होती है वो अलग से एसेट के नाम पे ही रिकॉर्ड होती है, और वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्यों? जो आपने रिकॉर्ड करने वाला आपका बंदा था, अकाउंटेंट था, शायद न्यू हो, एमेच्योर हो, तो उसको लगा परचेज ही तो की है, तो परचेज अकाउंट में डाल दो फटाफट से। मे भी उसे ऐसे लगा हो। तो इसलिए क्या है, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपको उसकी नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग है तो परचेज ही, बट अकाउंटिंग में एसेट की परचेज को हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन परस्यूएंट टू। ये जो हम क्या करते हैं, नोट्स लिखते हैं किसके रिगार्डिंग? जो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है
उसके रिगार्डिंग नॉर्मली क्या होता है, हम फुट नोट, जो बैलेंस शीट बनती है आपकी, बैलेंस शीट के फुट नोट में मेंशन करते रहता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी को। होती क्या है, ऐसी लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट राइज, कि आपको शायद पैसे देने भी पड़े, शायद ना भी देने पड़े, अब श्योरिटी नहीं होती है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका कि आपने जो है आपकी मतलब कंपनी के ऊपर केस किया हुआ है किसी ने, तो केस जीत जाएंगे तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, हार जाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, तो वी आर नॉट श्योर कि पेमेंट देनी है या नहीं देनी है, तो ऐसी लाइबिलिटी को कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और इसको क्यों नोट कर रहे हैं हम बैलेंस शीट में, यहां नोट करने की क्या जरूरत है, बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो होता है, श्योरिटी होती है कि इनको पे करना ही करना है, ठीक है। तो किस लिए करते हैं, बिकॉज ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर जो है आपको करना होता है, और ये कन्वेंशन है इंपॉर्टेंट, तो आपको फॉलो करनी होती है, इसलिए आप जो है वो फुट नोट में मेंशन करते हैं। बैलेंस शीट में कहीं मेंशन नहीं करते हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं करते हैं, इन द फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया, देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट में बी क्लासिफाइड है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है आपका, या प्रीपेड होता है, या प्री रिसीव्ड होता है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, या प्री रिसीव्ड इनकम हो गई, या आपका ऐसे अक्रूड इनकम हो गई, ये जो भी 4-5 जितने भी होते हैं, हम ये मानते हैं ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। मींस जब जब तक तो वेजेस ड्यू हैं, या रेंट है ना यहाँ पे, जब तक तो रेंट ड्यू है, जब तक तो रेंट आपने पे करते रहोगे, तब तक तो वो नॉमिनल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब तक तो रेंट आप पे करते रहोगे तो नॉमिनल है, या रिसीव करते रहोगे नॉमिनल है, क्योंकि वो एक्सपेंस और इनकम है। लेकिन जैसे ही वो ड्यू हो गया, जैसे लिखा है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब दिया नहीं है अभी तक, ड्यू है, तो जैसे ही वो ड्यू हो गया वैसे ही हम मान लेते हैं कि वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, और इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आए थे फर्दर, वो जो मेरी आई थिंक 2 आगे हो गए, 75 भी था, हाँ नहीं आ गया, चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, 76 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन से बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था, मान लो आपको नहीं भी मालूम, नहीं भी आपने किया हो, तो भी देखो बड़े ध्यान से समझना है। अगर अकाउंटिंग आपने बेसिक अकाउंटिंग भी की हुई है तो आप समझ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखे हुए हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू द देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टोरेज कॉस्ट विच आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस प्रायर टू द फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर है ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन द परचेजेस सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। देखो ये तो आपका एक्सपेंस है ही नहीं किसी भी नेचर का, ये तो आप अभी पे करोगे, बाद में गवर्नमेंट से ले लोगे, तो ये जीएसटी, जैसे हम जीएसटी कह सकते हैं, तो जीएसटी को तो हम अलग ही रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। अब आपको ये देखना है, इन्वेंट्री होती है स्टॉक, स्टॉक रखते कहाँ है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या जाएगा, वो खर्चा जो स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमने किया, वो सारा इन्वेंट्री में जाएगा। तो वो कौन सा हो गया ऑप्शन आपका बी, स्टोरेज कॉस्ट विच इज नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू द फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज में जाने से पहले तो आप स्टॉक में रखते हैं ना, वहां पे जो भी स्टोरेज का खर्चा हुआ इन्वेंट्री को, है ना, इन्वेंट्री की स्टोरेज के लिए खर्चा, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाए हम, तो नेक्स्ट आपका ये न्यूमेरिकल था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, जिन्होंने कोर्स किया था, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का ये पॉइंट है, और प्रोविजंस मैंने डिस्कस की थी। अब ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए आपके, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगी, क्वेश्चन लंबा है लेकिन इजी है, ध्यान से देखना। डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगी, थोड़ी कैलकुलेशन है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे दिया। फिर लिखा है एडिशनल डिस्काउंट अलाउड टू द डेटर्स ड्यूरिंग दिस ईयर, 20,000 का एक एडिशनल डिस्काउंट दे दिया हमने, ठीक है। द फर्म हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग
31 मार्च 2022 फॉर डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएटेड विल बी। मतलब इतने बड़े क्वेश्चन में ये बताया हुआ 4-5 चीजें दी हुई हैं और आपसे एंड में ये पूछा है कि बताओ डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन से रिलेटेड कितना अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालेंगे, ये पूछा हुआ है आपको। तो अब इसमें क्या थी, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस थी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, बट हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमने इसको कैसे करना था, देखो सबसे पहले देखो ये जो प्रोविजन होती है और ये आपको क्या समझना है, 4000 जो है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में कहां डालते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट में डालना होता है। अब इस 4000 के अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी थी। कैसे एडजस्टमेंट करनी थी, ये ओल्ड प्रोविजन है पिछले साल वाली, तो ये तो माइनस हो जानी थी इसमें। ठीक है, उसके अलावा फर्दर आपको क्या करना था, एडिशनल डिस्काउंट दिया जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ा, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको क्या करना था, यहां पे प्लस कर देना। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करनी थी ये 10% प्रोविजन। अब यहां पे ट्रिक था, ट्रेड रिसीवेबल जो है उस पे करना है 10%, सीधा लिखा है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना था, 2,50,000 में से ये 20,000 ये जो एडिशनल ये डिस्काउंट दिया है इसको माइनस करना था, बिकॉज ये पैसे तो हमने डिस्काउंट दे दिए तो अब ये मिलने नहीं वाले। तो 2,50,000 में से ये 20,000 को हमें क्या करना था, लेस करना था। तो 2,50,000 में से आपने लेस किया 20,000 तो आ गया 2,30,000, इसका 10% निकालना था और यहां पे ऐड कर लेना था, तो इसका 10 आएगा 23,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर कर जो अमाउंट आना था वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना था। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो 23 और ये हो गया 43 और 43 और 47 में से जब 14 माइनस करोगे तो ये लास्ट ऑप्शन आपका 33,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर आपने ध्यान से रीड किया होगा तो इट वाज इजी। बस ट्रिक क्या था यहाँ पे, ये जो 10% निकालना है ये आपको कैसे निकालना था, ये 2,50,000 में से इस 20,000 को लेस करना था। क्यों लेस करना था, क्योंकि अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं रहे, क्योंकि पैसे मिलेंगे नहीं, हम ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुके हैं, सिर्फ इतना सा पॉइंट था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो बहुत सारा बड़ा सा ऐसे दे रखा है न्यूमेरिकल, तो घबराना नहीं है, डेट्स दे रखी है, डेट वाइज आपको बोला गया क्वेश्चन में, आपको बोला विच, ये तो बहुत सारा देखो, जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 1, 2, जनवरी 8, 25, 6, 9, ये सारी डेट्स दे रखी हैं। और उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि एंड में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है 31 जनवरी को इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी है, और मेथड कौन सा है, ये मेथड ध्यान देना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बोला है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है, जो सामान सबसे पहले आया था जब सेल करेंगे तो सबसे पहले उसको भेजेंगे। फर्स्ट इन, जो फर्स्ट इन है दैट विल बी आउट फर्स्ट, उसको पहले भेजेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी थी। तो अगर आप देखो क्या है, इन्वेंट्री कितनी है, देखो इन्वेंट्री कितनी है टोटल, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 1400, इनको मल्टीप्लाई कर दो 8800। ठीक है, अब आपको देखना सेल कब हुई है, Jan 6 को और Jan 9 को, है ना। तो अब Jan 6 को सेल हुआ 100 का, तो 100 यूनिट्स आपने बेचे, तो वो किस में से बेचे होंगे, इसमें। ठीक है, जनवरी 1 के बाद जनवरी 6 डेट आती है, ये वाले तो आपके पास थे ही नहीं तब, है ना। तो नॉर्मल अगर आप वैसे भी देखो तो इसी में से बेचे होंगे। तो 100 इंटू 7 ये आपने सेल कर दिए और इसमें से 100 बच गए अभी। फिर ठीक है जी, नेक्स्ट डेट देखो कौन सी है, नेक्स्ट डेट आती है ये वाली, इसमें और स्टॉक आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद फिर कब बेचा, जनवरी 9 को। अब इस सेल को थोड़ा सा ध्यान, ये जो सेल किया आपने, ये जो इशू किया 200, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना था। ये 200 यूनिट्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले वाली इन्वेंट्री कौन सी है, सबसे पहले वाली इन्वेंट्री में ये 100 बचे हुए, क्योंकि 100 बेच दिया था। तो 100 तो यहां से ले लो, ठीक है। और अब 100 लेने के बाद ये तो फिनिश हो गई, तो नेक्स्ट वाली पे चले जाओ। नेक्स्ट कौन सी है, 1100, ये वाली 1100 इंटू 8 वाली, 8800 वाली। तो इसमें से 100 और दे देंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो 8 पे करनी है, क्योंकि इसका रेट 8 है, तो ये आ गया 800।
ठीक है जी। अब करना क्या है, फिर देखो आपको इन्वेंट्री वैल्यू कब करनी है, 31 जनवरी को। तो फिर 25 जनवरी को और इन्वेंट्री भी आ गई, 25 जनवरी को और इन्वेंट्री भी आ गई ये, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा 2700। अब टोटल इन्वेंट्री में से आप ये जो सेल हुई ये माइनस कर दो। जब आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर आएगा सी, 10700 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, डेट वाइज वैसे भी देखोगे तो हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था, उसके अकॉर्डिंग करना था। ठीक है, तो ये आपकी इसकी कैलकुलेशंस हो गई। अब आपका आ गया ये 79th क्वेश्चन है ना। तो 79th क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एनपीओ से क्वेश्चन आया आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हम इनको। तो क्वेश्चन आया है, तो इसकी चीजें दी हुई है, देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2 डेट्स पे दी हुई है, डेट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड है, तो ये डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। फिर नेक्स्ट 70 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000, 70 मेंबर हैं 70 और 1000 की सब्सक्रिप्शन देते हैं। ये जो अमाउंट है आपका 70,000, ये वो अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ये वो अमाउंट दे रखा है। और लास्ट में आपसे पूछा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें इस फॉर्मेट में डालेंगे। देखो ये फॉर्मेट आपका इसमें डाल देंगे। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या है, देखो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर यहां पे है, इसमें से ये 2 चीजें, कौन सी 2 चीजें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि ओपनिंग प्री रिसीव्ड। ये क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये होगी क्लोजिंग प्री रिसीव्ड। और ये बची आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि क्लोजिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब आपकी ओपनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंड, ये 4 चीजें होंगी। अब आपको समझना क्या है, जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको ये जो दिया है ये अमाउंट 70,000, ये कौन सा अमाउंट दिया हुआ है, ये वाला अमाउंट दिया हुआ। नॉर्मली ये फॉर्मेट में ये गिवन होता है और ये चीजें आप एडजस्ट करते हैं फिर ये आता है, लेकिन ये क्वेश्चन रिवर्स करना है आपको। तो यानी कि 70,000 जो है उसमें ये वाली चीजें अब ऐड होंगी। नॉर्मली ऊपर से आते हैं तो ये ऐड होती है, ये लेस, अब उल्टा हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगी और ये लेस हो जाएंगी। ठीक है, ये 2 चीजें तो आप फॉर्मेट में डालेंगे इनके अकॉर्डिंग। देखो ये मैंने सारा क्लासिफाई कर दिया आपको क्या क्या है। देखो ये आपका ओपनिंग है आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपका यहां डल जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 16,000 और 18,000 क्लोजिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहां है आपका, ये, तो 18,000 यहां डाल दीजिए। फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है यहाँ 16,000 यहां डाल दो। फिर इसके बाद 2 चीजें और बची आपकी, ये दोनों। तो ओपनिंग प्री रिसीव्ड जो है एडवांस में मिल गया आपको, वो 12,000 है और क्लोजिंग प्री रिसीव्ड जो है वो 11,000 है। तो ओपनिंग प्री रिसीव्ड, आपका ओपनिंग प्री रिसीव्ड यहां डाल देंगे, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड यहां डाल देंगे। अमाउंट एक बार दोबारा देख लेते हैं, अमाउंट 12 है ओपनिंग का, 12 है ओपनिंग प्री रिसीव्ड और ये है 11 है क्लोजिंग। तो अब क्या करना है, 70,000 में ये 2 चीजें कौन सी, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये करेंगे ऐड और ये करेंगे माइनस, तो आ जाएगा ये वाला अमाउंट। जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशंस करने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 67,000 यानी कि ए। ठीक है जी, ये कैलकुलेशंस जो है एक बार आपको बस ये ऐसे ऐड लेस करके ऐसे देखना है कि आपका, ठीक है, 70,000 में
क्या क्या आपका ऐड होगा 70,000 में, आपका ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों जो है 18 और 12,000 ये लेस हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप ये कैलकुलेशंस कर लेंगे ये सारी, ये दोनों चीजें 70 में जो है वो क्या हो जाएंगी ऐड, ये दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी, तो आपका आंसर जो है वो 67,000 ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस कर दिए। आपके तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में किए भी हुए थे, कोर्स में तो खैर कवर किए ही थे, बट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस में भी किए हुए थे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।